द नेक्स्ट रूल इज एज अ होल। जब हमने कहना हो कोई बात हम मजमूई तौर पर कहना चाहें, ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पर हर इंसान में अच्छी बुरी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं तो हम क्या कहेंगे, एज अ होल ही इज़ अ गुड टीचर। ठीक है, तो 100% तो कोई भी नहीं होता, सही है। तो हमने जब मजमूई तौर पर बात करनी हो तो हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एज ए होल। इस तरह दो लोग हैं, ज़रूरी नहीं 100% एक दूसरे से इत्तेफाक करें, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा बातों में इत्तेफाक है तो हम क्या कह सकते हैं, एज ए होल वी आर इन एग्रीमेंट। ठीक है, तो जब किसी चीज़ के बारे में बताना हो ओवरऑल तो हम उसके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एज ए होल। इसी तरह से कैसा एक्सपीरियंस रहा इंग्लिश सीखने का, मजमूई तौर पर अगर कामयाब रहा तो एज ए होल द एक्सपेरिमेंट वाज अ सक्सेस, तो ये कामयाब रहा। तो आपने अब ये लफ्ज़ नहीं भूलना, एज ए होल। जब आप मजमूई तौर पर उस बंदे की बात करते हैं तो इसमें दूसरा पहलू भी हो सकता है, जैसे एज ए होल दे वर राइट। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो वो बात ठीक कर रहे थे। जैसे बात आप बात ठीक कर रहे होते हैं लेकिन अंदाज ठीक नहीं होता। 70% सही बात थी, 30% हमें गुस्सा आपने कर लिया, तो लेकिन जब हम बात करें हम कहेंगे एज ए होल ही इज़ राइट, कि अगर मजमूई तौर पर देखो तो बात उसकी, गलतियां हैं बीच में, ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें अपनी अपनी जगह पर हैं। ठीक है, तो मजमूई तौर में 100% नहीं होता, को 70% 80% आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद है, इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है, वो है होली। ठीक है, तो होली देखने में ऐसे लगता है जैसे क्या मतलब है इसका, एज ए होल का। ठीक है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली। अगर जैसे बिल्डिंग मुकम्मल जल जाए, अल्लाह ना करे, तो हम क्या कहते हैं, द बिल्डिंग वाज होली बर्न्ट। ठीक है, और एज ए होल जो है उससे क्या मुराद होती है, मजमूई तौर पर, हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो वो ओवरऑल का मतलब क्या था, मजमूई तौर पर बात करना, और इससे मुराद है कोई चीज़ मुकम्मल तौर पर, जैसे तमाम घर आग से तबाह हो गया, द हाउस वाज होली कंज्यूम्ड बाय फायर। तो आप यहाँ पे एज ए होल नहीं लगा सकते, सिर्फ मैं ही इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, आई एम नॉट होली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी दूसरे लोग भी बेटे मेरे साथ इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आपने बाकी ये नोट से इसको, ये साथ साथ सेंटेंसेस को पढ़ना है और आपको इनका यूज़ आना चाहिए। और माजी की बात करेंगे तो हम वॉज लगा देंगे, क्या वो प्लाजा मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया, वॉज दैट प्लाजा होली डिमोलिश्ड। ठीक है, तबाह करने की या बिल्डिंग गिराने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, डिमोलिश। नेक्स्ट वर्ड बेटे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं नो लॉन्गर। ठीक है, सो नो लॉन्गर आमतौर पर किसी फेल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि अब मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तो क्या इसका मतलब होगा कि आपने क्या कहना है, आई कैन नो लॉन्ग, या अगर आप कहना चाहते हैं मैं तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर सकता, आई कैन नो लॉन्गर सपोर्ट यू। ठीक है, तो ये है आई कैन नो लॉन्गर सपोर्ट हिम। तो नो लॉन्गर का मतलब क्या है कि अब मज़ीद ये काम नहीं होगा, जैसे मैं उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब एक तो सिंपल हम क्या, आई कैन नॉट टॉलरेट हिम, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये भी गलत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए अपने अच्छा लफ्ज़ भी यूज़ करना है कि आई कैन नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का मतलब मज़ीद अब ज़र्रा बराबर भी मैंने बर्दाश्त नहीं करना। इस तरह आप मज़ीद इस कमरे में नहीं रह सकते, मालिक मकान आ जाए वो कहे भाई निकलो यहाँ से, यू कैन नो लॉन्गर लिव इन दिस रूम। तो नो लॉन्गर का मतलब बेटा आपने क्या याद रखना है, मज़ीद का वर्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह अगर पास्ट में आपने या फ्यूचर में जाना है तो उसके हिसाब से ये बात की जा सकती है। ठीक है, जैसे आपसे हमारे अखराजात नहीं उठाए जाएंगे, या ही विल नो लॉन्गर बियर आर एक्सपेंस, आज से वो हमारे अखराजात नहीं उठाएगा। ठीक है, तो नो लॉन्गर का मतलब है मज़ीद नहीं, मेरी दादी अम्मा अब चल नहीं सकती, माई ग्रैंड मदर कैन नो लॉन्गर वॉक। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आपने पढ़ने भी हैं बेटा, इनको याद भी करना है। नेक्स्ट रूल है बेटा फ्यू। फ्यू का मतलब है जो तादाद में बहुत कम हो या तकरीबन ना होने के बराबर हो। ठीक है, जैसे फ्यू को अक्सर लोग या चंद एक के माने में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या है बुनियादी तौर पर बेटा गलत है। ठीक है, क्यों, फ्यू का क्या मतलब है, इतना कम जितना कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत ही कम लोग,
जैसे ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, आप सिंपल इस लफ्ज़ को ऐसे समझें कि जैसे फ़र्ज़ करें क्लास में 10 लोग हैं अगर तो क्लास में कुछ 4 लोग हाजिर हैं बाकी एब्सेंट हैं, तो वहाँ पे आपने फ्यू नहीं लगाना, वहाँ पे हम कह सकते हैं अ फ्यू, चंद। तो उसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है ए, फ्यू से पहले हम ए लगाते हैं, अ फ्यू। अगर आए 2 बच्चे, अब 10 कहाँ और 2 कहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये कम है, ठीक है। तो फिर हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं फ्यू, यानी सिंपल लफ्ज़ों में समझें, फ्यू का नेगेटिव मतलब है और आ फ्यू का थोड़ा सा पॉजिटिव। तो आप मुझे बता सकते हैं फ्यू ज़्यादा होता है या अ फ्यू ज़्यादा होता है? जैसे मैं आपसे कहता हूँ देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास, या देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, ज़्यादा कौन से हैं, आ फ्यू वाले या अकेले फ्यू वाले? आ फ्यू वाले, ठीक है, वो ज़्यादा होंगे। तो ये ज़रा आपने ध्यान रखना है, ये ज़रा नेगेटिव मीनिंग में होता है, आ फ्यू थोड़ा पॉजिटिव। जैसे मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, इस जमात में बहुत कम लड़के हैं, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, सो कुछ कम लोग ही रह गए हैं, फ्यू पीपल आर लेफ्ट, कम लड़के दिलचस्पी ले रहे हैं, फ्यू पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्यू हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी तादाद जो कि बहुत कम है। और याद रहे कि फ्यू का लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हम गिन सकते हैं किसी चीज़ को। तो अभी मैंने अ फ्यू का इस्तेमाल भी आपको बताया था, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है, क्या अ फ्यू से मुराद कोई चीज़, लोग वगैरह हैं तो सही, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। अहम बात यह है अ फ्यू हमेशा थोड़े के मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ भाई दुनिया में अब भी कुछ लोग बाकी हैं, सो देयर आर अ फ्यू पीपल लेफ्ट इन द वर्ल्ड, तो मैं ये दुनिया की तारीफ कर रहा हूं ना कि भाई अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूं फ्यू पीपल आर गुड इन दिस वर्ल्ड, तो ये मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं, यार बहुत ही घट जड़े ना चंगे वो लोग हैं, ठीक है। तो फ्यू जो है वो नेगेटिव मानों में इस्तेमाल होता है, अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे मेरे पास चंद एक अच्छी किताबें हैं, आई हैव अ फ्यू गुड बुक्स। अब गुड बुक्स अच्छी चीज़ है ना, तो उसमें आप अकेला फ्यू नहीं लगाएंगे, नेगेटिव चीज़ नहीं लगाएंगे। इस तकरीब में चंद एक लड़कियां थी, देयर वर अ फ्यू गर्ल्स इन दैट फंक्शन, सो चंद एक लोग वाकई जिम्मेदार हैं, अ फ्यू पीपल आर रियली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो आपको बेटे ये सेंटेंसेस इनको ये पढ़ना भी है और इनको याद करना। इसी का छोटा भाई है, आप समझ लें, वो है लिटल और आ लिटल, सही है। फ्यू और आ फ्यू था जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो लिटल और आ लिटल वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हम चीज़ों को नापते हैं लेकिन गिनते नहीं हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं देयर इज़ अ लिटल वाटर, देयर इज़ लिटल वाटर इन द ग्लास, अगर बेटे बिल्कुल थोड़ा सा पानी उसमें मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब हम ये कहें देयर इज़ अ लिटल फूड, तो इससे मुराद क्या है, खाना थोड़ा है लेकिन अब भी मौजूद है। बिल्कुल सेम बात, फ्यू नेगेटिव था, अ फ्यू पॉजिटिव था, लिटल नेगेटिव है, अ लिटल जो है उसकी निस्बत थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मतलब वही है, अ लिटल मिकदार में थोड़ा होने के मानी देता है और ये यस के करीब है। जैसे मैं कहूँ डू यू हैव मनी, यस अ लिटल, हाँ पैसे पूछे हैं, हाँ जी थोड़ा मिकदार वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो यस अ लिटल, तो अगर कोई गरीब हो गया वो आई हैव लिटिल मनी, फिर नेगेटिव बात करें, यार थोड़े ही रह गए हैं बस, ठीक है। तो इम्कान बहुत कम है, देयर इज लिटिल चांस, अब ये नेगेटिव बात है। अगर पॉजिटिव, अगर आप उम्मीद कहते हैं, उम्मीद करते नहीं मैं हो जाएगा कामयाब, सो देयर इज अ लिटिल चांस, सही है। तो ये बात आपने याद रखनी है, दोनों कम के माने में इस्तेमाल होते हैं। क्या फ़र्क होगा, अब इसको हम कैसे ज़हन में कैसे रखना है, फ्यू और आ फ्यू आते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए, और लिटल और आ लिटल किसके लिए आते हैं, अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू ये नेगेटिव है कॉनोटेशन इसकी, आ फ्यू की पॉजिटिव है, इस तरह लिटल की नेगेटिव है और आ लिटल की पॉजिटिव है। नेक्स्ट है बेटा, इसको हम देखते हैं, वो आ लिटल जैसे ये मैंने आपको बता दिया, इसको मुस्बत मानों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैन यू स्पेयर, क्या आप थोड़ा सा पानी छोड़ सकते हैं, कैन यू स्पेयर अ लिटल वाटर, इन दिनों वो थोड़े से परेशान है, दे आर अ लिटल अपसेट दीज डेज, आप मुझे थोड़ा सा मक्खन दे सकते हैं, कैन यू गिव मी अ लिटल बटर, तो क्या आपको थोड़ा मसला पेश आ रहा है, आर यू हैविंग अ लिटल प्रॉब्लम, तो आप इसके साथ बेटा इसको कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बेटे रूल नंबर 68, वो है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द का मतलब होता है तकरीबन सारे के सारे, ठीक है। और इसी तरह ऑलमोस्ट ऑल, तो आपने याद रखना है दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल हैव डाइड और ऑलमोस्ट ऑल पीपल हैव डाइड। तो जरा ऑल ऑफ द पीपल में जरा लंबी बात हो जाती है और बात ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा बोलते हैं हम, तो बात एक ही है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। तकरीबन सारे असातिज़ा मुखलिस हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टीचर्स आर सिंसियर, ये भी ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल टीचर्स आर सिंसियर, ऑल ऑफ द भी ठीक है और अकेला ऑल भी ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है जो आपको ज़हन में रखना चाहिए। जैसे आपके तकरीबन सारा काम कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट ऑल वर्क इज डन, ठीक है। अब बेटे 69 वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी प्रेफरेंस बताना चाहते हैं, किस चीज को आप तरजीह देते हैं दो ऑप्शन में से, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई जरूरी काम है लेकिन क्लास हो रही है, ठीक है, तो आप ये कहें कि भाई मैं क्लास छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो अब आप काम को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं या क्लास को? क्लास को, ठीक है। तो आप फिर इसको इस तरह से कहेंगे कि आई वुड रादर नॉट गो। तो जो हम लफ्ज यूज करते हैं ना प्रेफर, क्या है? प्रेफर, तरजीह देना, उसी मानों में ये इस्तेमाल होता है। कैसे याद रखना है? वुड रादर के मानों में इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी चीज को क्या देते हैं बेटा? फौकियत देते हैं। इसमें अहम बात क्या याद रखनी है, वुड रादर के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे आप ये कहें मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा, शाबाश, इसको वुड रादर से आप यूज कर सकते हैं, बताएं, शाबाश। वुड रादर के जरिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मसलन आप कहेंगे आई वुड रादर डाई, मैं मरने को फौकियत दूंगा, देन बेग, THAN, देन होता है कंपैरिजन के लिए, बेग किसी के आगे हाथ फैलाने से, यानी मैं मरने को किसी के आगे हाथ फैलाने पर तरजीह दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लफ्ज़ यूज करेंगे? आई वुड रादर। हम तो बल्कि उसकी वालदा से मिलना चाहेंगे, वी वुड रादर मीट हिज मदर। यानी रादर जहां पे भी लफ्ज आएगा ना, आपने क्या रखना है कि इसमें दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, आप एक चीज को ज्यादा उस अहमियत दे रहे हैं दूसरे की निस्बत, ठीक है। जैसे आपके वो बल्कि ये इम्तहान नहीं देगा भाई, ही वुड रादर नॉट टेक दिस एग्जाम। दो ऑप्शन है ना कि एग्जाम दे भी सकता है और एग्जाम नहीं दे सकता, वो ना देने को क्या करेगा? तरजीह देगा, ठीक है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं तो बल्कि यहां ठहरना चाहूंगा, ठीक है। इफ यू डोंट माइंड आई वुड रादर स्टे हियर, तो अब बंदा रुक भी सकता है और जा भी सकता है, ठीक है। हम तो बिल्कुल इसे खुफिया रखेंगे, वी वुड रादर कीप इट सीक्रेट, ठीक है। तो रादर का लफ्ज भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब कंपैरिजन आए तो मैंने आपको बता दिया, उसके साथ हम देन का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। अब ये मशहूर जमाना बेटे फिकरात जो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, ठीक है। ये वो अल्फाज हैं जिनके बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है? दैट इस्तेमाल करना है, और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या लफ्ज यूज करेंगे? मसलन सजेस्ट का मतलब क्या है? तजवीज़ देना, ठीक है, मशवरा देना। रेकमेंड का क्या मतलब है? सिफारिश करना। इंसिस्ट का क्या मतलब है? इसरार करना। रिक्वायर ज़रूरत होना। प्रेफर फौकियत देना। अर्ज जोर देकर कहना। डिमांड मुतालबा करना। प्रपोज तजवीज़ देना, ठीक है। तो इन अल्फाज के साथ हम दैट इस्तेमाल करते हैं और फिर सब्जेक्ट के मुताबिक SES का इजाफा किया। मसलन मेरा मशवरा है कि आप चेयरमैन से खुद बात करें। आई सजेस्ट दैट, अब सजेस्ट लगाया ना लफ्ज, तो आगे क्या लगाया? दैट। अब आगे यू के बाद यू टॉकिंग लगना है या टू यू इज टॉक लगना, क्या लगना है? यू आर टॉक लगना है। तो आपने क्या याद रखना है? फर्स्ट फॉर्म लगनी है। आई सजेस्ट दैट यू टॉक टू द चेयरमैन पर्सनली, ठीक है। तो अब आप देखें यहां पे हमने शुड नहीं लगाया, हो सकता है दिमाग में आपके क्या आ जाए? आई सजेस्ट दैट यू शुड टॉक टू द चेयरमैन। तो हम ये सजेस्ट के अंदर ये मतलब मौजूद है, मशवरा देने वाला। तो मेरा मशवरा दिया कि भाई चेयरमैन से बात करो। उसने सिफारिश की कि हम नया प्रोजेक्ट शुरू करें। ही रिकमेंडेड दैट, वी शुड नहीं लगाना, इसमें रिकमेंडेड आ गया ना, तो आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी। ही रिकमेंडेड दैट वी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस,
गौर कर रहे हैं कि नहीं? इसमें दिल आपका करेगा कि शुड लगाएं बीच में, तो आपने बेटा इसमें शुड नहीं लगाना, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर उसने गुजारिश की कि माँ उसका इंतज़ार ना करे। शी रिक्वेस्टेड दैट मदर शुड नॉट, नहीं शुड नहीं लगाना, शी रिक्वेस्टेड दैट मदर नॉट वेट फॉर हर। तो इसमें ना डू नॉट लगाना है ना डज नॉट लगाना है, आपने क्या इसी तरह से इसको ये बताना है, क्योंकि माजी की बात है ना, तो उसमें भी शी रिक्वेस्टेड, उसने गुजारिश की, ठीक है। तो इसमें आपने द मदर डिड नॉट नहीं लगाना, शी रिक्वेस्टेड के अंदर ये लफ्ज है। मैं कहता हूं कि आप इस ग्रुप में शामिल हों, आई अर्ज दैट यू जॉइन दैट ग्रुप, मैं कहता हूं कि आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो। तो बेटा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको इनके ऊपर फोकस करना चाहिए और इसको लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटे सिंपल सा रूल है कि हम बेशुमार काम करते हैं अपनी रूटीन के अंदर, जो काम आप कंप्लीट कर लें तो आप ये फिक्रा ऐसे ही रट लें, आई हैव, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव अटेंडेड माई क्लास, आई हैव टेकन शावर। तो जो भी आप काम कर चुके हैं उसके साथ क्या लगाएं, आई के बाद हैव लगाएं और थर्ड फॉर्म आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने उससे बता दिया है, आई हैव टोल्ड हिम, ठीक है। तो अब आपने याद रखना, जब हम वक्त का जिक्र करें लेकिन काम जारी ना हो बल्कि मुकम्मल हो गया हो, तो अब फिर भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी हैव लिव्ड देयर फॉर 2 months, यहाँ आप कहें कि हमने 2 माह तक यहाँ पर कोर्स कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। कोई स्टूडेंट जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया वो अगर आ जाए तो आप वो यही बात लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड देयर फॉर 2 months, आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स देयर फॉर 2 months। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर उसका कहता है ही हैज़ चेंज्ड हिज डिसीजन वंस अगेन। अब आपने याद रखना है हम अंदाजन 5 साल यहाँ रहे हैं, क्या इस टाइम भी रह रहे हैं वो? नहीं, जहां पर वो क्या रह चुके हैं। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर सम 5 years, क्या आप 10 साल अमेरिका में रहे हैं? हैव यू लिव्ड इन अमेरिका फॉर 10 years। यहाँ पे मजे की बात यह है कि आपने इसको परफेक्ट कंटिन्यूज के साथ कंफ्यूज नहीं करना कि बीन ना बीच में लगा दें। हैव यू बिन लिविंग इन अमेरिका फॉर 10 years, तो परफेक्ट कंटिन्यूज में इस तरह से आएगा। अब जुबान का तस्वर जो है वो बदल गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज हैज आएगा या हैव आएगा? हैज आएगा, ठीक है। बेटे क्या याद रखना है, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ क्या आता है? हैज आता है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है बेटा? हैव आता है। आपने वालिदैन से क्यों रब्ता नहीं किया? वाई हैव यू नॉट कॉन्टेक्टेड हिज पेरेंट्स। तो इंग्लिश में जो फ़िक्रे बेटे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक बहुत मशहूर ज़माना फ़िक्रा यही वाला होता है, ठीक है। उसके बाद है ये आर्म वाला, हिज आर्म और माय लेग। तो जिस्म के हिस्सों के लिए हम क्या वर्ड्स डिफरेंट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे इसके लिए आपकी बुक के अंदर भी मैं वोकैबुलरी शेयर कर दूंगा, वो भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे जिस्म के हिस्सों के नाम लिखें। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, वो आपने ज़रूर उनको सीखने की कोशिश करना है। जैसे एल्बो है, एल्बो किसे कहते हैं भाई? कोहनी को, ठीक है। एंकल क्या होता है? एंकल, एंकल टखना, शाबाश। रिस्ट क्या होता है? रिस्ट, रिस्ट वॉच जो होती है, शाबाश, कलाई उसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें आपने याद क्या रखना है कि जो मैंने आपको प्रोनाउन टेबल वाला एक क्वेश्चन करवाया वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ कि आपको वो टेबल आना चाहिए जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन उनको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपने ये मेरा बेटा इसको ये करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है बेटा ईच अदर। तो ईच अदर हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम सिर्फ 2 लोगों का जिक्र करें, ठीक है। तो ये लफ्ज आपने बार बार देखे होंगे इंग्लिश के अंदर, ईच अदर और वन अनदर। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब 2 लोगों की बात हो रही हो, जैसे आप 2 दोस्त हैं, आपके वी रिस्पेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैंने आप सबको कहना है भाई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो मैं कहूं यू शुड रिस्पेक्ट वन अनदर,
यानी एक को दूसरे की रिस्पेक्ट। जब ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, दो से ज्यादा होंगे तो वन एनदर। जब दो लोग होंगे तो फिर क्या होगा, ईच अदर। ठीक है, तो ये आपने भूलना नहीं, बहुत ही अहम और बार बार यूज होता है। जैसे क्या उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है, हैवंट दे सीन ईच अदर, अगर दो लोगों की बात हो रही है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज ब्लेमिंग ईच अदर। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं बेटा, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ धोखा कैसे किया है। अब लोग ज्यादा हो गए ना, दो से ज्यादा, तो हाउ हैव यू डॉज्ड वन अदर। तो ये डॉग, ये क्या है, डॉज्ड। तो डॉज देना क्या होता है बेटा, धोखा देना। तो अक्सर ये फुटबॉल या हॉकी में इस्तेमाल किया जाता है ना, डॉज करना। तो ईच अदर वन अदर नहीं भूलना। नेक्स्ट बेटे हमारा रूल है, वो है जब आपने कोई चीज कहना, ये तो बिल्कुल वही वाली लग रही है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल, आप कहें दिस इज द सेम मोबाइल एज दैट वन या एज दैट मोबाइल। ठीक है, तो हम वहां पे इस्तेमाल करना चाहें कि कोई चीज हु बहू वही वाली हो। ठीक है, तो हम ये वहां पर इस्तेमाल करना चाहेंगे कि जब ये सेंटेंस जो है बेटे कहां पर आता है, दरमियान में आता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर दीज डिशेज आर द सेम। ठीक है, अगर आपने फिक्रे के एंड में कहना है तो आपको वो लफ्ज दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कहता है जब हम ये कहना चाहें ना द सेम, उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम ये कहना चाहें फलां चीज़ एक जैसी है, या फलां फलां लोगों का तरीका, अंदाज या सोच वगैरह एक जैसा है। ठीक है, जो द सेम है ना, कभी भी जुमले के बीच में नहीं आता, बल्कि जुमले के आखिर में आता है। ठीक है, दीज डिशेज आर द सेम का मतलब क्या है, ये बिल्कुल डिशेज एक जैसी हैं। देयर वे ऑफ थिंकिंग इज द सेम, दोनों के सोचने का अंदाज जो है वो क्या है, वो सेम है, वो एक जैसा। ये किताब बिल्कुल आपकी किताब जैसी है। दिस बुक इज एग्जैक्टली द सेम एज योर्स। तो योर्स से मुराद क्या है, योर बुक। ये तस्वीर आपकी तस्वीर जैसी नहीं है, दिस पिक्चर इज नॉट द सेम एज योर्स। तो दोनों तरह ठीक है। इज दिस कैलेंडर द सेम एज दैट वन। तो सेम एज, आपने ये बात, ये सब्जेक्ट जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो लास्ट रूल बेटे आज का है, सिंपल सा है, वो क्या है, बट। बट का लफ्जी मतलब तो आप जानते हैं लेकिन। तो लेकिन के साथ साथ ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिवाय के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मशहूर ज़माना तर्जुमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका क्या तर्जुमा है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। ठीक है, तो आप इंग्लिश में इसका तर्जुमा क्या किया जाता है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। ठीक है, तो बट का मानी जो है वो सिवाय के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑल बट मी वर देयर। ठीक है, या ही इज हेयर बट सैटरडे, कि वो इधर ही होता है। जैसे मैं कहूँ आई एम हेयर बट संडे, तो संडे के अलावा मैं इधर ही होता हूँ। तो पोजीशन होल्डर्स के अलावा सब लड़के वहां थे, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स बट द पोजीशन होल्डर्स वर देयर। तो इसमें वो लफ्ज आप याद रखें, आपको याद ही होगा, एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। ठीक है, मानी इसका क्या है, सिवाय वाला ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह तुम्हारे अलावा कोई भी राजी नहीं है, नो वन बट यू इज विलिंग। दो लड़कों के अलावा सब लोगों को वो फिल्म पसंद आई, ऑल ऑफ देम बट टू स्टूडेंट्स लाइक दैट पिक्चर। तो बट का नया यूज आपने क्या ज़हन में रखना है, लेकिन तो इसका मतलब है ही है, लेकिन इसका मतलब क्या आता है, सिवाय के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे।